हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। ईएनवीएस का एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डिजास्टर अवेयरनेस। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया। आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत मजेदार लेक्चर लगने वाला है, बिकॉज ये लेंथी लेक्चर होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। पिक्चर्स के हेल्प से, वीडियोस के हेल्प से, एनिमेशन के हेल्प से आप लोगों को सब बताया जाएगा दोस्तों। आज का ये जो लेक्चर है दोस्तों, डिजास्टर अवेयरनेस के ऊपर है कि कितने टाइप के डिजास्टर होते हैं, हजार्ड्स क्या होते हैं, डिजास्टर क्या होते हैं, साइक्लोन क्या होता है, सुनामी क्या होता है, कोविड-19 क्या होता है, केदारनाथ फ्लड, सब चीज के बारे में आज आप लोगों को पता लगने वाला है दोस्तों। सो जरा दिल थाम के बैठिए और एंजॉय कीजिए ये लेक्चर को। चलिए आइए फटाफट से, आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 हो जा रहा है, और दोस्तों आशा है, उम्मीद यही है कि हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ही, यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग ने इसको खत्म कर देना है। जी बिल्कुल, हमारा टारगेट यही है कि पहला वाला लेक्चर में ही इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर देना है। चलिए आइए फटाफट से, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हजार्ड्स का मतलब। हजार्ड्स का मतलब क्या होता है, आइए रीड कीजिए। हजार्ड्स का मतलब क्या होता है? ए हजार्ड इज अ डेंजरस फिनोमेनॉन। हजार्ड यहाँ पे डेंजरस एक फिनोमेनॉन होता है, सब्सटेंसेस, ह्यूमन एक्टिविटी और कंडीशन। हजार्ड मतलब दुर्घटना। अगर हिंदी में बात किया जाए तो हजार्ड का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। और हजार्ड जो है वो किसी भी कॉसेस से हो सकता है दोस्तों। ये अपने आप भी हो सकता है, ये नेचुरल कॉसेस से भी हो सकता है, या ह्यूमन इंटेंशन से भी हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी हो सकता है, और कोई भी कंडीशंस में भाई दुर्घटना तो घट सकती है। इंसान के साथ कोई भी कंडीशन में बेटा दुर्घटना तो घट सकती है, सीधा सा बात है। इट मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ। और हजार्ड से क्या होता है? हजार्ड से किसी का जिंदगी भी जा सकता है, किसी को इंजरी भी हो सकता है, सिंपल सा बात है, और किसी के हेल्थ इंपैक्ट पर भी पड़ सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है, घर बारी गाड़ी सब चला जाएगा। जब दोस्तों आपके साथ अगर दुर्घटना घटती है ना, तब आपका कोई ठीक नहीं रहता। घर बारी गाड़ी इंसान का सब चला जाता है, इंसान खुद चला जाता है, घर बारी गाड़ी क्या दिक्कत है? तो हजार्ड का मतलब क्या होता है? हजार्ड एक डेंजरस फिनोमेनॉन है। क्या है हजार्ड? हजार्ड इज अ डेंजरस फिनोमेनॉन, सब्सटेंसेस, ह्यूमन एक्टिविटी और कंडीशन। इट मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी और एनी अदर हेल्थ इंपैक्ट। कुछ भी हेल्थ का इंपैक्ट हो सकता है, या खुद भी इंसान चला जाए, उसको भी तो हजार्ड ही बोलते हैं। बहुत सारे लाइफ चले जाते हैं हजार्ड में, इंजरी होती है, क्लियर है। और यहां पे एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है, एनवायरमेंट पे भी डैमेज होता है। जब हजार्ड आता है तब एनवायरमेंट का भी बहुत ज्यादा वो डैमेज होता है, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हजार्ड। हजार्ड के कितने टाइप्स होते हैं? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ हजार्ड। जितना जितना टाइप्स पढ़ा रहा हूं उतना उतना टाइप्स पढ़िएगा, उतना ही टाइप्स लिख के आइएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है? जबरदस्ती नहीं लिखना है भाई, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िएगा। सुनिए यहां पे लिख देता हूं, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िएगा। आज मजा आएगा दोस्तों। आज इसके बाद जो टॉपिक होने वाला है सब कुछ पिक्चर दिखा दिखा के पढ़ाएंगे, याद हो जाएगा आप लोगों को, क्लियर है? चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है? फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड मतलब क्या होता है? फिजिकल हजार्ड मतलब मान लीजिए नॉइस रेडिएशन की वजह से अगर कुछ हजार्ड आया है, बहुत जोर जोर से गाना बज रहे हैं, उस वजह से नॉइस रेडिएशन निकल रहे हैं, उस वजह से कुछ दुर्घटना घटी है, या एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, मान लीजिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ गया है, इस वजह से कुछ दुर्घटना घटी है, या मशीनरी की वजह से, या कुछ इंडस्ट्रियल वाले चीजों की वजह से कुछ अगर हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड। सो फिजिकल हजार्ड में क्या क्या आता है? नॉइस रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, मशीनरी विथ मूविंग पार्ट्स, क्लियर है? दिस इंक्लूड्स एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कॉज हार्म। ये ऐसे एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जो आप पे अफेक्ट कर सकते हैं, जो ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, एनवायरमेंट पे अफेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के हजार्ड को क्या बोलते हैं? इस टाइप के हजार्ड को बोलते हैं दोस्तों फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड मतलब सीधा सा बात है सर, नॉइस रेडिएशन या तो एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो दुर्घटना घटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल हजार्ड, सीधा सा बात है। अब देखिए नेक्स्ट है केमिकल हजार्ड। नेक्स्ट क्या है? केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड मतलब
किसी केमिकल के वजह से, किसी टॉक्सिक केमिकल्स के वजह से। अब मान लीजिए इंडस्ट्री से जो टॉक्सिक केमिकल्स निकल पड़ती है और उसका जो रिएक्शन हो जाता है, इस वजह से जो दुर्घटना घटती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल हजार्ड। सो केमिकल हजार्ड बेसिकली हम ह्यूमंस की वजह से ही होती है। टॉक्सिक केमिकल्स या तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या तो कुछ ऐसे धातु जो एयर में मिक्स हो गए और उसके वजह से हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर गया, उन सारे केमिकल्स हजार्ड को बोलते हैं दुर्घटना। ठीक है, तो सब्सटेंसेस दैट कॉज हार्म ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि केमिकल की वजह से अगर कुछ हजार्ड होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल हजार्ड। सिंपल सी बात है, केमिकल की वजह से अगर कुछ हजार्ड होती है, कुछ अगर हजार्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल हजार्ड। एग्जांपल्स में लिख दीजिएगा, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस की वजह से, जैसे कि धुएं हुए की वजह से। मान लीजिए धुआं उड़ रहा है, आपने सूंघ लिया, आप बीमार पड़ गए उसकी वजह से, ये क्या है? केमिकल हजार्ड। ठीक है, इसके बाद वो कोरेसिव मटेरियल्स और रिएक्टिव एजेंट्स। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सा हजार्ड आता है? इसके बाद आता है बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड। सो बायोलॉजिकल हजार्ड मतलब क्या होता है? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ फंगी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कोविड-19 हो गया, ये सब क्या है? बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है, सो बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट कॉज हार्म, जैसे मच्छर ने काटा, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है? ये सब है बायोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, जो आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़िएगा, जो आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़िएगा। इसके बाद है साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड आपको मेंटल प्रेशर के वजह से या स्ट्रेस के वजह से जो भी हजार्ड आया है, जो भी दुर्घटना आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल हजार्ड। फैक्टर्स दैट अफेक्ट मेंटल हेल्थ, कुछ भी आपके मेंटल हेल्थ को अगर अफेक्ट कर रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है, हरेसमेंट दे रही है, बुलिंग कर रही है, उस हजार्ड को बोलते हैं, उस दुर्घटना को बोलते हैं साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है, सॉरी, फिजियोलॉजिकल हजार्ड। फिजियोलॉजिकल हजार्ड, मान लीजिए कुछ भी एक ऐसा हजार्ड है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, हरासमेंट दे रही है, उस टाइप के हजार्ड को, उस टाइप के दुर्घटना को बोलते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंटल हजार्ड। इन्वायरमेंटल हजार्ड मतलब रिस्क रिलेटेड टू द नेचुरल एंड मैन-मेड इन्वायरमेंटल कंडीशंस सच एज नेचुरल डिजास्टर। मान लीजिए अर्थक्वेक आने वाला है, फ्लड आने वाला है, इन सारी दुर्घटना को क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक आने के संकेत है, फ्लड आने के संकेत है, साइक्लोन आने का संकेत है। इन सब सारी दुर्घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल हजार्ड। एनवायरमेंटल हजार्ड। तो हजार्ड के कितने टाइप्स पढ़े सर? 5 टाइप्स आपने पढ़ाए। सबसे पहले फिजिकल हजार्ड, दूसरा केमिकल हजार्ड, केमिकल के वजह से जो दुर्घटना घटती है उसे क्या बोलते हैं? केमिकल हजार्ड। फिर थर्ड बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया। इसके बाद फिजियोलॉजिकल हजार्ड, जो हजार्ड मेरे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर देगी, जो हजार्ड की वजह से मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, जो हजार्ड की वजह से मैं छत पे चला जाऊंगा, जो हजार्ड की वजह से मेरे को गंदे गंदे थॉट्स आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल हजार्ड। फिजियोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है, और लास्ट में क्या पढ़े हम लोग ने? लास्ट में सर हम लोग ने पढ़ा एनवायरमेंटल हजार्ड। मान लीजिए अर्थक्वेक आने वाला है, फ्लड आने वाला है, वो टाइप का हजार्ड को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल हजार्ड। एनवायरमेंटल हजार्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजास्टर। ठीक है, अब देखिए, इसको पढ़िए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़िएगा, आराम से। A disaster is a sudden, unexpected event that causes significant harm or damage. एक अगर मान लीजिए आपके यहां पे डिजास्टर आ रहा होगा तो क्या आपको फोन करके आएगा? हेलो सुनो मैं आ रहा हूं, ओके? ऐसे फोन करके आता है क्या? आपका नाम मान लीजिए प्रिया है, हेलो प्रिया मैं आ रहा हूं, ओके? खाना बना के रखना। इस तरीके से आता है डिजास्टर? नहीं भाई, सडनली आता है भाई। डिजास्टर जो है वो क्या है? सडन है। आपको याद भी करवा रहा हूं, डिजास्टर सडनली आता है, इसीलिए डिजास्टर को आप क्या बोलते हो? ए डिजास्टर इज अ सडन,
अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट नहीं किए थे, अचानक आ गया, अचानक आके हमारी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। सिंपल सा बात है, आप क्या बोलोगे? डिजास्टर इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेस सिग्निफिकेंट हार्म और डैमेज, जो बहुत बड़ा घाव देके चला जाता है। सर मेरी जिंदगी में तो ऑलरेडी डिजास्टर आ चुका है, एक बाबू आ चुका था और वो बाबू ने बहुत बड़ा घाव देके ऑलरेडी चले गए। उसकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन डिजास्टर भी आपके बाबू की तरह ही है, आपके एक्स बाबू की तरह ही है। वो क्या करती है? अचानक से आते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आते हैं और एक बड़ा सा घाव देके चले जाते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा डैमेज करके चला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उस इवेंट को क्या बोलते हैं? उस इवेंट को बोलता है डिजास्टर। अचानक से सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, कोविड-19 आ गया, सैकड़ों हजारों लोगों की जान लेके चला गया, सैकड़ों हजारों लोगों की जान लेके चला गया। उस इवेंट को क्या बोलते हैं? उस स्पेसिफिक इवेंट को क्या बोलते हैं? उस पल को क्या बोलते हैं? उस पल को बोलते हैं बेटा डिजास्टर। ठीक है, इट कैन बी समथिंग नेचुरल, जैसे कि अर्थक्वेक हो सकता है, जैसे फ्लड हो सकता है। फ्लड को भी आप बोल सकते हो डिजास्टर, अर्थक्वेक को भी आप बोल सकते हो, सुनामी को भी आप बोल सकते हो, या हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी ला सकते हैं डिजास्टर। कॉस्ट बाय द और कॉस्ट बाय ह्यूमन एक्शन, हमारे वजह से भी होता है। कोविड-19 एक ह्यूमन की वजह से आया था, वुहान वाला। ठीक है, और कॉस्ट बाय ये ह्यूमन एक्शन, जैसे कि केमिकल स्पिल। अगर मान लीजिए केमिकल फैल गया, मान लीजिए एक फैक्ट्री से केमिकल फैल गया, केमिकल स्प्रेड हो गया, उस वजह से जो लोग मरेंगे, उस वजह से जो लोग बीमार होंगे, वो ह्यूमन की वजह से होंगे ना। तो डिजास्टर ह्यूमन भी लाता है, ऐसा नहीं है कि भगवान ही लाता है सिर्फ। ठीक है, अर्थक्वेक और फ्लड को सिर्फ आप डिजास्टर नहीं बोल सकते हो, हम लोग जो लाते हैं डिजास्टर, हम लोगों को भी काउंट किया जाएगा। ह्यूमन एक्शंस की वजह से भी डिजास्टर आता है, जैसे कि मान लीजिए केमिकल स्पिल होने की वजह से जो डिजास्टर आता है, बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से जो डिजास्टर आता है। एक बिल्डिंग गिरा, उस वजह से क्या होगा? उस वजह से आसपास के सारे बिल्डिंग गिर गए, उस इलाके के सारे बिल्डिंग गिर गए, सारे छोटे छोटे घर गिर गए, कितने लोगों की जानें गई, कितना लोग बीमार पड़ा, कितना लोग बेहोश हुए, कितना लोग इंजोर हुए। ठीक है, जैसे अचानक से बिल्डिंग गिर गई आप लोगों की वजह से ना, ह्यूमन की वजह से। ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिजास्टर ऑफन रिजल्ट इन इंजरीज। डिजास्टर की वजह से क्या होता है? इंजरीज होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, लोग अपनी जान गंवा देते हैं, इंजरी होता है, मेजर डिसरप्शंस टू नॉर्मल लाइफ एंड रिक्वायर इमीडिएट एक्शन टू हेल्प दोस अफेक्टेड। सिंपल सा बात है, जिसको हुआ है, जो डिजास्टर की वजह से अफेक्टेड हुआ है, उनके लिए जल्दी जल्दी एक्शन लेना पड़ता है, हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। सिंपल सा बात है, क्लियर है? तो मतलब कि डिजास्टर का मतलब कि समझे, डिजास्टर सडनली आता है, अचानक से पहुंचता है। और डिजास्टर क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड होता है बेटा, अनएक्सपेक्टेड, जो एक सिग्निफिकेंट, जो एक बड़ा सा हार्म करके जाता है, जो एक बड़ा सा हार्म करके जाता है आपके लाइफ में, बड़ा सा घाव देके जाता है दोस्तों। इसकी वजह से कितने सैकड़ों लोग मर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इंजोर्ड हो जाते हैं। और डिजास्टर अर्थक्वेक, फ्लड से भी होता है और केमिकल स्पिल से भी होता है, केमिकल स्पिल से भी होता है। ठीक है, केमिकल स्पिल्स के कारण भी होता है। ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए, रीड करो, रीड करने के लिए बोला हूं मैं, रीड करो। आप लोग को रीड करने के लिए देना पड़ेगा, आप लोग घर में पढ़ते नहीं हो, इसको पढ़ के याद करो फटाफट से, जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई पढ़िए, रीड करिए, रीड करने बोला हूं, डिजास्टर को पढ़ने बोला हूं, डिजास्टर को याद करिए जल्दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्क किसको बोलते हैं। रिस्क भैया, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क किसको बोलते हैं भैया। रिस्क का बात यहां पे नहीं बोला है। डिजास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में रिस्क किसको बोलते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क किसको बोलते हैं, रिस्क क्या होता है। सुनिए यहां पे क्या दिया हुआ है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क रेफर्स टू द लाइकलीहुड और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजास्टर ऑक्यूरिंग एंड द पोटेंशियल इंपैक्ट इट कुड हैव ऑन पीपल, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। मतलब कितना परसेंट चांस है कि डिजास्टर आएगा, इसको बोलते हैं रिस्क। कितना परसेंट चांस है कि ये डिजास्टर आएगा और ये क्या क्या बर्बाद करेगा। फ्यूचर में आने वाला डिजास्टर को हम लोग अभी रिस्क बोलते हैं। कितना परसेंट रिस्क है कि अर्थक्वेक आएगा, कितना परसेंट रिस्क है कि फ्लड आएगा। जब कुछ आने वाला रहता है, जब कोई तूफान आने वाला रहता है वेस्ट बंगाल में, तब यहां पे सीएम वीएम बोलती है ना, कितना परसेंट चांस है। हर एक न्यूज चैनल का हेडलाइन बना होता है कि कितना परसेंट चांस है कि वेस्ट बंगाल में ये तूफान आएगा, वेस्ट बंगाल में ये तूफान आएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिस्क। मतलब वो क्या क्या बर्बाद कर देगा, कहां कहां बर्बाद कर देगा, कितना बड़ा तूफान है, कितना भयंकर तूफान है, ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क। चांस क्या है, कितना कुछ बर्बाद करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क। रिस्क बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क रेफर्स टू द लाइकलीहुड और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजास्टर ऑक्यूरिंग एंड द पोटेंशियल इंपैक्ट। यानी सिंपल सा बात है कि डिजास्टर अगर आएगा तो क्या क्या बर्बाद कर देगा। आदमी बर्बाद करेगा, प्रॉपर्टी बर्बाद करेगा, एनवायरनमेंट बर्बाद करेगा, क्या क्या कितना बर्बाद कर देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क। इट इन्वॉल्व एक्सेसिंग बोथ द चांस ऑफ द हजार्डियस इवेंट हैपनिंग एंड सेवरिटी एंड ऑफ इट कॉन्सिक्वेंसेस। सिंपल सा बात है, जब कोई तूफान आने वाला रहता है, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में ही इतना तूफान आता रहता है, तो आप लोग एक सप्ताह पहले से न्यूज चैनल में देखते हो ना कि एतो परसेंट चांस आछे ए तूफानटा मतलब कि ये कर देगा, वो कर देगा, इतना कुछ तबाही मचाएगा, बहुत बड़ा तूफान है, हाई चांसेस है कि एक दिन तक पूरा वो तूफान रहेगा, एक दिन तक पूरा कोलकाता डूब जाएगा। इस तरीके से आप देखते हो ना, इसको बोलते हैं रिस्क। वो एक रिस्क है, वो एक रिस्क फैक्टर है। मतलब सीधा सा बात है, रिस्क मतलब अगर तूफान आएगा, अगर फ्लड आएगा तो क्या क्या बर्बाद करेगा, पीपल को बर्बाद करेगा, प्रॉपर्टी को बर्बाद करेगा, एनवायरनमेंट को बर्बाद करेगा, कितना परसेंट चांस है, कितना कुछ बर्बाद करके जा सकता है और कौन से एरिया में सबसे पहले अफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, रिस्क। इसका मतलब क्या होता है, रिस्क। अब पढ़ेंगे वल्नरेबिलिटी। अब पढ़ेंगे हम लोग वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी मतलब हो गया, सिंपल सा बात है, अगर सिंपल सा बात है, तूफान आया, अगर फ्लड आया तो सबसे पहले बर्बाद किसको करेगा। अगर तूफान आ गया फ्यूचर में तो सबसे पहले बर्बाद किसको करेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब कि वल्नरेबिलिटी। इन सिंपल टर्म्स वल्नरेबिलिटी मींस बीइंग एट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग। सिंपल सा बात है, वल्नरेबिलिटी का सबसे पहला अफेक्ट किस पे होगा, सबसे पहला वार किस पे होगा, इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। तूफान या साइक्लोन कुछ भी आया हमारे कंट्री में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो सबसे पहला इसका इंपैक्ट किस पे आएगा, कौन सबसे पहले, किसका सबसे पहले डेथ होगा या किसको सबसे पहले सहना पड़ेगा, किसको सबसे पहले सामना करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। ठीक है, इट डिस्क्राइब हाउ इजीली समवन और समथिंग कैन बी हर्टेड और नेगेटिवली इंपैक्टेड और ए प्रॉब्लम और डेंजर। सिंपल सा बात है, सुनो, अगर किसी का सीमेंट का बनाया हुआ घर है तो उन लोगों का चांसेस बचने का है, लेकिन अगर किसी का बांस का बनाया हुआ घर है, बांस का बनाया हुआ घर है, तो उनका चांसेस नहीं है, उनका चांसेस बहुत कम है। और उनका ज्यादा चांसेस है, सुनो, उनका चांसेस बहुत कम है जीने का, और उनका ज्यादा चांसेस है कि उनका घर पूरा तूफान में उड़ जाएगा। अगर किसी का सीमेंट का बना हुआ घर है, पूरा महल टाइप से है, तो सिंपल सा बात है, वो लोग बच जाएगा। कितना भी बड़ा बड़ा तूफान आए, वो लोग आसानी से बच जाएगा। अगर किसी का एक बांस का बना हुआ घर है, छोटा सा घर है, तो जैसे जैसे गांव में देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही, जैसे गांव में वो देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर किसी का मान लो बांस का बना हुआ घर है, तो सबसे ज्यादा डैमेज, सबसे ज्यादा अफेक्ट तो उन्हीं लोगों को करेगा ना।
सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको करेगा बेटा? सबसे ज्यादा अफेक्ट उन्हीं लोगों को करेगा। इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। रिस्क है तो रिस्क किस पे सबसे ज्यादा है? अगर रिस्क है तो रिस्क किसको सबसे ज्यादा है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल people living in the poorly built houses are more vulnerable to damage from a storm because their homes are less likely to the withstand strong winds or heavy rain. आई होप आप समझ गए। आई होप आप रिस्क और वल्नरेबिलिटी मतलब समझ गए। वल्नरेबिलिटी मतलब होगा, सिंपल सा बात है कि अगर तूफान आया, फ्लड आया, तो किसको सबसे पहले बर्बाद करेगा? किस चीज को सबसे पहले बर्बाद करेगा? इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे डिजास्टर क्लासिफिकेशन। डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी करके जाओ भाई। तुम प्रो बैच के हो, तुमको सब कुछ करवाऊंगा, सब कुछ A to Z करवाऊंगा। आ जाओ। डिजास्टर क्लासिफिकेशन। डिजास्टर क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? सुनो, डिजास्टर क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि डिजास्टर के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। डिजास्टर के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजास्टर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले होता है नेचुरल डिजास्टर। क्या होता है सबसे पहले? नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब ये जो नेचुरली जो दुर्घटना होती है उसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। नेचुरली जो दुर्घटना होती है, जो भगवान के करिश्मे से जो दुर्घटना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरली डिजास्टर। जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, ड्रॉट हो गया। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नहीं, ह्यूमन की वजह से नहीं, जो नेचुरली होती है, जो नेचुरली होती है, जिसको होनी है हमेशा, उसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये नेचुरली आती है ना, जब मन तब आ जाएगा, सडनली आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, यहां पे देखो, दीज ऑकर ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ एंड कैन इंक्लूड। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें क्या क्या इंक्लूड है एक बार पढ़ो। सबसे पहले इंक्लूड रहता है इसमें जियोफिजिकल। जियोफिजिकल मतलब होता है, जियोफिजिकल मतलब होता है, जियोफिजिकल एक टाइप का नेचुरल डिजास्टर है। जियोफिजिकल में क्या क्या आता है देख लो पहले। जियोफिजिकल में आता है अर्थक्वेक्स आता है, वॉल्केनिक इरप्शंस आता है, सुनामी आता है, ठीक है, हरिकेन्स आप लिख सकते हो। उसके बाद वो टॉर्नेडोस, घूमने वाला जो आता है, वो एकदम वो साइक्लोन वो आता है। अरे टॉर्नेडोस मतलब वो साइक्लोन टाइप का, ठीक है। और स्टॉर्म्स जो आता है, ये सब क्या है? जियोफिजिकल। नेचुरल डिजास्टर के भी बहुत सारे प्रकार है दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर के भी बहुत सारे प्रकार है। सबसे पहले आता है जियोफिजिकल। जियोफिजिकल में क्या आता है सर? सबसे पहले आता है जियोफिजिकल में अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, हरिकेन्स, साइक्लोन, वाइक्लोन, या तो स्टॉर्म बोल सकते हो आप, स्टॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोलॉजिकल। इसके बाद क्या आता है? हाइड्रोलॉजिकल। नेचुरल डिजास्टर के 4 टाइप्स है दोस्तों। एक आता है जियोफिजिकल, एक आता है हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल के अंदर आता है फ्लड और लैंडस्लाइड। इतना ही आप लिख देना, ठीक है। फ्लड और लैंडस्लाइड, इन सबको मत लिखो। फ्लड और लैंडस्लाइड कहां पे आता है? हाइड्रोलॉजिकल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है क्लाइमेटोलॉजिकल। क्लाइमेट के वजह से जो डिजास्टर आता है उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल। क्लाइमेट के वजह से जो डिजास्टर आता है बेटा, ओ हेलो आपसे बात कर रहा हूं, क्लाइमेट के वजह से जो डिजास्टर आता है उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल। जैसे कि ड्राउट आ गया, वाइल्ड फायर आ गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो होता है नॉर्मली, इन सब दुर्घटना को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल, ठीक है। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल। सर बायोलॉजिकल मतलब पैंडेमिक्स आ गया, कोविड-19, एपिडेमिक्स, इंसेक्ट इन्फेक्शंस, मतलब इन्फेक्शंस, एपिडेमिक्स आ गया या पैंडेमिक्स आ गया, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल। नेचुरल में 4 टाइप्स होते हैं, बताओ। जोर जोर से चिल्लाओ अपने घर में। नेचुरल डिजास्टर के 4 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं जियोफिजिकल, एक होते हैं हाइड्रोलॉजिकल, एक होते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल, एक होते हैं बायोलॉजिकल। एमसीक्यू में पूछेगा भाई, एमसीक्यू में पूछेगा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे मजाक करता हुआ दिख रहा हूं क्या? एमसीक्यू में ये सब पूछेगा। सबसे पहले क्या आएगा? जियोफिजिकल। जियोफिजिकल में क्या क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो एरप्शन आएगा, सुनामी आएगा, हरिकेन्स, साइक्लोन, या तो टॉर्नेडोस या तो स्टॉर्म्स। फिर आएगा हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल में क्या क्या आता है? फ्लड्स आता है, लैंडस्लाइड आता है। ये क्या है? हाइड्रोलॉजिकल।
फिर आता है क्लाइमेटोलॉजिकल, क्लाइमेट की वजह से जो डिजास्टर आती है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल, जैसे ड्राउट्स हो गया, वाइल्ड फायर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है सर, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जैसे एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स, ये सब बायोलॉजिकल में आता है, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर तो हम लोग पढ़ लिया आराम से। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा नेचुरल डिजास्टर। इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे मैन मेड डिजास्टर। सुनो, डिजास्टर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। डिजास्टर कितने तरीके से क्लासिफाई हो सकता है, एक तो नेचुरल डिजास्टर, एक मैनमेड डिजास्टर, एक मिक्स, एक दोनों का मिक्स, ठीक है। तो अब देखो मैनमेड डिजास्टर में क्या क्या आता है। मैनमेड डिजास्टर में आता है सबसे पहले वो टेक्नोलॉजिकल। मान लीजिए इंडस्ट्री में मेरे से कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा केमिकल है जो स्प्रेड हो गया पूरा दुनिया में, हमारे एरिया में, उस वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो वैसे टाइप्स के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, ह्यूमन ने किए रहते हैं, ह्यूमन ने वो डिजास्टर लाया होता है। जैसे कोविड-19 किसने लाया था सर, ह्यूमन ने लाया था, ह्यूमन ने लाया था सर। सबसे पहला टाइप होता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, केमिकल स्पिल्स या तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये सब किस में आता है, ये सब आता है टेक्नोलॉजिकल में, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन के कारण या मतलब कि पोल्यूशन के कारण या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण जो भी हजार्ड आता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हजार्ड। मैनमेड में क्या क्या आता है सर, एक आता है वो टेक्नोलॉजिकल, एक आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक आता है सोशो पॉलिटिकल। मान लो आतंकवाद अगर फैल गई तो सैकड़ों लोग मरेंगे ना, वो भी तो एक डिजास्टर ही है। कन्फ्लिक्ट हो गया, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, गुंडे लोग बंदूकबाजी कर रहे हैं, वो भी तो एक डिजास्टर ही है ना बेटा। ये क्या है, मैनमेड डिजास्टर, इसको क्या बोलते हो, मैनमेड डिजास्टर, ठीक है। तो मैनमेड डिजास्टर के कितने टाइप्स, एक होता है टेक्नोलॉजिकल। सर टेक्नोलॉजिकल मतलब इंडस्ट्रीज में कुछ अगर गड़बड़ी वड़बड़ी हो गई, मतलब कि केमिकल वेमिकल अगर फैल गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट अगर हो गया तो वो आता है टेक्नोलॉजिकल के अंदर। इसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट में जो हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं, इस वजह से अगर कुछ हैजार्ड आया तो वो आया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके बाद सोशो मतलब कि पॉलिटिकल मतलब आतंकवादी की वजह से अगर मान लो कि गोली वोली चली गई, उसके वजह से हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल मतलब कि पॉलिटिकल्स। इसके बाद आ गया कम्प्लेक्स इमरजेंसीज मतलब इमरजेंसी मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड फैक्टर्स, मतलब हमारी भी गलती है और नेचुरली भी आ गया वो डिजास्टर, अर्थक्वेक भी हो रहा है और हम लोग भी यहाँ पे गलती कर रहे हैं। मतलब कि इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स इमरजेंसीज, ठीक है। नॉर्मली दो ही टाइप के होते हैं, मतलब कि दो ही टाइप के होते हैं। कम्प्लेक्स तो कभी होता नहीं है कि हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे बंदूकें चला रहे हैं और वहां पे ये भी हो रहा है, नहीं, ठीक है। तो डिजास्टर क्लासिफिकेशन में आप लोग क्या क्या बोलोगे, डिजास्टर क्लासिफिकेशन देखो, नेचुरल डिजास्टर लिख देना और मैनमेड डिजास्टर लिख देना। चलो फ्लड के बारे में बात करते हैं। फ्लड क्या होता है, सुनो, फ्लड को ना आप मीनिंग याद करना, सिर्फ मीनिंग याद करना और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग याद करना। अच्छा इसका टाइप्स भी कर लेना, क्या पता है एमसीक्यू में पूछ ले, सीओ डेंजर है, सीओ बेटा डेंजर है। आ जाओ फ्लड्स के बारे में पढ़ते हैं, फ्लड्स क्या होता है, फ्लड्स के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। यहां पे देखिए फ्लड क्या होता है, देखिए फ्लड्स आर द नेचुरल डिजास्टर, floods are the natural disaster that occurs when water inundates land that the typically died। जब एक ड्राई लैंड पे पूरा वो पानी जम जाता है, अरे बारिश के समय में देखते हो ना, एकदम निचला एरिया में पानी पूरा जम जाता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्लड। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं फ्लड। फ्लड क्या है, फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर है। एक गली मोहल्ले में आप देखते हो पानी वानी जम जाता है, उस जमने के वजह से कितना पोल्यूशन हो जाता है, कितने लोगों की जाने जाती है और कितना लोग बीमार पड़ जाते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड। देखिए एग्जांपल देखिए बिल्कुल, यहां पे देखिए गाड़ी पूरा डूब चुका है, 4 चक्का गाड़ी पूरा डूब चुका है, यहां पे देखिए
बिल्कुल इसी इसी तरीके से फ्लड आती है, इसी तरीके से फ्लड आती है एक ड्राई एरिया में, एक ड्राई लैंड में, जो ड्राई लैंड बहुत ज्यादा निचला नीचे पड़ गया है, वहां पे पानी एकदम जम जाता है, वहां पे पानी एकदम क्या होता है, जम जाता है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्लड। फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़। फ्लड मतलब क्या हो गया, बाढ़, बाढ़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लड आर द नेचुरल डिजास्टर दैट ऑकर व्हेन द वाटर इनअंडरेट्स लैंड दैट इज टिपिकली डाइड। वो मतलब कि दे कैन रिजल्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। हेवी रेनफॉल की वजह से आता है, तूफान की वजह से आता है, जब तूफान आया रहता है उस वजह से भी आता है, सिंपल सा बात है। ठीक है, मान लीजिए एकदम मतलब कि बर्फ बर्फ गिरा है, उस वजह से भी होता है, बर्फ बर्फ गिरता है तो उस वजह से भी होता है, उस वजह से भी फ्लड आती है, उस वजह से भी बाढ़ आती है। और रिवर का अगर गति तेज हो जाता है, रिवर अगर ओवरफ्लो करता है, रिवर अगर ओवरफ्लो करता है, रिवर अगर वेव्स फेंकता है, हाईली हाईली वेव्स फेंकता है, उस वजह से भी होता है। तो ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स, लेक्स, डैम्स की वजह से भी फ्लड आता है। हेवी रेनफॉल की वजह से भी फ्लड आता है, तूफान की वजह से भी फ्लड आता है। ठीक है, बहुत जो मतलब कि बड़े बड़े जो बाढ़ आते हैं उस वजह से क्या होता है, उस वजह से इतना सारा पानी जम जाता है। ठीक है, मेनली क्यों होता है, मेनली हेवी रेनफॉल की वजह से होता है। जब ज्यादा बारिश होती है, जब देखोगे आप 24 घंटे बारिश चल रही है एकदम तेज बारिश, फिर जाके फ्लड होने की संभावना ज्यादा होती है, फिर जाके फ्लड होती है। ठीक है, तो फ्लड किस किस कारणों से होती है दोस्तों, फ्लड होती है हेवी रेनफॉल के कारण से, स्टॉर्म के कारण से, इसके बाद स्नो आइस गिर रहा है ऊपर से, उस कारण से भी फ्लड होती है। रिवर्स, लेक्स, डैम्स का ओवरफ्लो जब हो जाता है, रिवर्स में से पानी जब ओवरफ्लो करने लगता है, लेक्स में से जब पानी ओवरफ्लो करने लगता है, उस वजह से भी होता है। ठीक है, तो फ्लड जो है ना, फ्लड के वजह से बहुत सारा इंसान को अपना जान से हाथ गंवाना पड़ता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है, एग्रीकल्चर, जो लोग खेती वेती किए रहते हैं उनका फसल एकदम खराब हो जाता है फ्लड की वजह से। फ्लड की वजह से इंसान तो कम मरते हैं, ये ऑथेंटिक बात है, इंसान तो कम मरते हैं, लेकिन रिस्क तो रहता है ना भाई, एक दो भी इंसान तो मर सकते हैं ना। तो फ्लड की वजह से जाने जाती है, इंजरीज होती है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी सब कुछ बर्बाद चल जाता है, घर गाड़ी बारी सब बर्बाद चल जाता है, किस वजह से, फ्लड की वजह से। तो 2 मार्क्स का आया तो लिख नहीं पाओगे आप, 2 मार्क्स का आया तो लिख नहीं पाओगे। अब देखो, अब शॉर्ट में आप लोगों को बोल देता हूं कि फ्लड का टाइप्स क्या क्या होता है। सुनो, फ्लड का बहुत सारा टाइप होता है। सबसे पहला टाइप होता है रिवर फ्लड। रिवर फ्लड सबसे पहला टाइप होता है, रिवर फ्लड। रिवर फ्लड मतलब जब रिवर से पानी ओवरफ्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर फ्लड। जब हेवी रेनफॉल की वजह से रिवर से पानी ओवरफ्लो करता है, ज्यादा बहने लगता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर फ्लड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर फ्लड। इसके बाद फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड मतलब क्या होता है, सडन, अचानक आ गया, अचानक एक बाढ़ आ गया, अचानक एक बाढ़ आ गया। जैसे कि अभी हम अचानक बैठे हुए हैं, बाहर मतलब मेरे विंडोज के बाहर देख रहे हैं, अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, अचानक तूफान आने लगा, अचानक बारिश होने लगा, 24 घंटे तक बारिश चली, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड, किसी को भी अंदाजा नहीं था इस चीज के बारे में, कोई न्यूज चैनल, कोई मीडिया ने कुछ भी नहीं बोला था, अचानक से जो फ्लड आता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड। कोस्टल फ्लड, कोस्टल फ्लड्स हाई टाइड्स की वजह से आती है, स्टॉर्म सर्जेस की वजह से आती है, तूफान उफान की वजह से या साइक्लोन की वजह से आती है जो फ्लड, उसको बोलते हैं कोस्टल फ्लड। कोस्टल फ्लड। और अर्बन फ्लड मतलब क्या होता है, अर्बन फ्लड मतलब प्रॉपर आपके ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहेगी, आपके एरिया में प्रॉपर ड्रेन वाला सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, तो भाई कुछ मतलब कि कोई एरिया ऐसा है ना भाई, कोई एरिया ऐसा है ना कि 2 घंटा बारिश होती है उसमें ही जम जाती है, 2 घंटा बारिश होती है उसमें ही जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अर्बन फ्लड। ठीक है, मान लीजिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वो पानी जाएगा कहां, फिर तो वो जमा रहेगा। ठीक है, तो फ्लड का कितना प्रकार होता है, फ्लड का 4 प्रकार होता है, देख लीजिए। ठीक है, रिवर फ्लड, उसके बाद फ्लैश फ्लड जो सडनली आ जाता है, अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। इसके बाद कोस्टल फ्लड। ठीक है, इसके बाद अर्बन फ्लड। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, देखिए अर्थक्वेक का भी इमेज दिखाएंगे आप लोगों को। अर्थक्वेक जब आता है तब बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स गिर जाते हैं दोस्तों, बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं इमेजेस, आप देख सकते हैं, आप इमेजेस आप देख सकते हैं इसको,
ठीक है, देखिए ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब अर्थक्वेक की वजह से हुआ है। अर्थक्वेक की वजह से ये सब होता है। देखिए बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट सब कुछ गिर जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है पूरा। अर्थक्वेक की वजह से कितना कुछ हो सकता है, सोचिए। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, आइए। ये होता क्या है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एन अर्थक्वेक इज अ सडन, अरे एक मिनट यार, एक मिनट जरा मेरे को टाइम दीजिएगा। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जब अटक जाता है। हाँ, अर्थक्वेक क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन एंड रैपिड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अचानक से अर्थ का जो सरफेस है, निचला वाला जो पार्ट है, वो शेक करने लगा, हिलने लगा, उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। बचपन में होता था ना, अचानक से सब कुछ हिलता हुआ दिख रहा है, मम्मी को बोल दिया मम्मा मम्मा अर्थक्वेक आ रहा है। अर्थक्वेक मतलब क्या हो गया? अर्थ का जो सरफेस है अचानक से सडनली अनएक्सपेक्टेडली हिलना, मतलब हिलने लगता है, हिलने लगता है। कॉस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से होता है। अर्थ क्रस्ट में जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करने लगता है, इस वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, दिस मूवमेंट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिनिक, मतलब कि सिस्मिक वेव्स व्हिच कैन कॉज द ग्राउंड टू शेक एंड समटाइम रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डैमेज। मतलब अर्थक्वेक जब आता है, अर्थक्वेक आने के बाद बहुत डैमेज करके जाता है, बहुत सारा डैमेज करके जाता है सर। बिल्डिंग बर्बाद करके जाता है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करके जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट को बर्बाद करके जाता है, इंसान मर जाते हैं, इंसान को इंजरीज होती है अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक मतलब क्या? सीधा सा बात है, अर्थ सरफेस ना रैपिडली अचानक से शेक करने लगता है, शेक करने लगता है, हिलने लगता है। जब धरती अचानक से हिलने लगती है उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। ये क्यों होता है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स beneath the earth crust। ठीक है, तो बस 2 मार्क्स के लिए इतना काफी है, 2 मार्क्स के लिए इतना काफी है। बाकी खुद से भी ऐड कर सकते हो, खुद से भी कोई पॉइंट्स अगर आपको गूगल में मिल रहा है तो ऐड कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोलता हूं अपने कॉपी में अपने हाथों से लिखो, खुद से भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हो। अगर आपको अर्थक्वेक के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है तो लिख दो, क्या दिक्कत है, मार्क्स ही तो मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स देखिए, साइक्लोन्स का फोटो दिखाएं, आइए सबका फोटो लाएं। देखिए साइक्लोन्स, वो गोल चक्री जब आता है ना, सब उड़ा के लेके जाता है। जब साइक्लोन आता है तब बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको, आपके बच्चे को, सबको उड़ा के लेके चला जाएगा। ठीक है, क्या है ये? साइक्लोन है। आप देख सकते हैं इसका फोटो। जब ये गोल गोल चक्री आता है तब एकदम तहस नहस कर देता है लाइफ का। वैसे ही तहस नहस होके रखा है सर, इससे अच्छा आ ही जाए। दिल की बात बोल दी तुमने, चलो आ जाओ। साइक्लोन्स ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। जो एक सर्कुलर स्टॉर्म रहता है, सर्कुलर स्टॉर्म, तूफान आता है सर्कुलर वे में, ऐसे ऐसे घूमते तूफान आता है, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन। सर्कुलर स्टॉर्म बोलते हैं इसको, सर्कुलर स्टॉर्म मतलब सर्कुलर तूफान, घूमने वाला तूफान को क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स। सीधा सा बात है, सुनो होता कैसे है, क्या क्या होता है वो देखो जरा। साइक्लोन ऑल्सो नोन एज मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर वन ट्रॉपिकल ओशंस एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। जब एटमॉस्फेयर में जब लो प्रेशर आता है तब जाके होता है ये सब चीज। जब हवा ज्यादा बहती है, जब ज्यादा ही विंड बह रही है, जब ये पवन देवता की ज्यादा कृपा होती है, जब विंड जो है वो ज्यादा गति से बहती है, हाई विंड होता है और हेवी रेन होता है, उस वक्त में साइक्लोन आता है। सर कैसे होता है सर? जब ज्यादा गति से हवा बहती है, जब हेवी रेन होता है, फिर जाके ये साइक्लोन आता है, एटमॉस्फेयर में जब लो प्रेशर रहता है फिर जाके ये साइक्लोन आता है बेटा, फिर जाके ये साइक्लोन आता है। इसको हरिकेन भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम बेटा हरिकेन है।
दे आर कॉल्ड हरिकेन इन द अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसको हरिकेन बोला जाता है, और टाइफून बोला जाता है वेस्टर्न पैसिफिक में, और टाइफून बोला जाता है वेस्टर्न पैसिफिक में। वेस्टर्न पैसिफिक में इसको टाइफून बोला जाता है, और अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसको हरिकेन बोला जाता है। क्लियर है? ओके। तो साइक्लोन्स कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग विंड्स। साइक्लोन्स जो है वो बहुत डैमेज कर सकता है, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज को डैमेज कर सकता है, बहुत सारा जान ले सकता है। साइक्लोन कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्टॉर्म सर्जेस एंड हेवी रेनफॉल। बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है जब साइक्लोन आता है। जब साइक्लोन आता है बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, बहुत बहुत तेज तेज हवा बहने लगती है। ठीक है, इस वजह से जो डैमेज होता है ना, वो डैमेज कहने का नहीं है, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब पढ़ते हैं सुनामी। आइए सुनामी का फोटो दिखाते हैं। सुनामी देखे हो? जब सी से हाई वेव्स आते हैं ना, जब समुंदर से एकदम हाई वेव्स आता है, फिर सुनामी जनरेट होता है दोस्तों, फिर सुनामी जनरेट होता है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी। आप देख सकते हो सुनामी, ये आ गया सुनामी। सुनामी आता है ना, एकदम गाड़ी बारी सब कुछ उड़ा उड़ा के लेके जाता है। ठीक है, देखिए फोटो, देखिए इसका फोटो देखिए, ये है सुनामी। जब एकदम हाई वेव्स आता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी। ठीक है, देखिए इसको पढ़िए। A tsunami is a series of large ocean waves generated by sudden powerful disturbances. एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सुनामी। सुनामी मतलब क्या? सुनामी मतलब a tsunami is a series of large ocean waves generated by a sudden powerful disturbance such as underwater earthquake। मतलब सीधा सा बात है, समुंदर के अंदर अगर अर्थक्वेक आ गया फिर भैया सुनामी आएगा। समुंदर के अंदर अगर अर्थक्वेक आ गया फिर क्या आएगा? सुनामी आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स। बड़े बड़े ओशन वेव्स जब जनरेट होते हैं और सडनली जनरेट होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली जनरेट होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? सुनामी। उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना सुनामी आता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आता है? सुनामी आता है। ए सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स जनरेटेड बाय सडन वो पावरफुल डिस्टर्बेंसेस सच एज अंडर वाटर अर्थक्वेक। जैसे हो गया अंडर वाटर अर्थक्वेक, वाटर के अंदर ही एकदम अर्थक्वेक आने लगा। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस और लैंडस्लाइड, ये सब जो वाटर के अंदर ही आने लगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सुनामी। इसको बोलते हैं सुनामी। वॉल्केनिक इरप्शंस आने लगा या तो लैंडस्लाइड होने लगा उसकी वजह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी। ठीक है, अचानक से वो सुनामी आता है, अचानक से वो जो ओशंस है, अचानक से समुंदर सब है जो, वहां से हाई वेव्स फेंकने लगते हैं, लार्ज वेव्स फेंकने लगते हैं सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। दीज वेव्स ट्रैवल एट हाई स्पीड। और भाई बहुत ज्यादा वो तेज रफ्तार में ये ट्रैवल करता है। ये जो वेव्स है, ये जो पानी के जो वेव्स है आप जो देख रहे हैं, ये वेव्स बहुत स्पीड में ट्रैवल करते हैं, बहुत स्पीड में। अगर कोई भाग रहा है ना भाई, वो मरने वाला है, सीधा सा बात है, वो मरने वाला है। अगर उसके पीछे वेव्स है, अगर वो भाग रहा है तो वो भाग नहीं पाएगा। जब तक वो भागेगा ना, आके वो चला जाएगा, सीधा सा बात है। सो दीज वेव्स ट्रैवल एट हाई स्पीड्स अक्रॉस द ओशंस एंड कॉज मैसिव फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शन। बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकता है, बहुत बड़ा भूचाल ला देगा। सुनामी जब आएगा ना, तब एकदम मैसिव फ्लडिंग आएगा, मैसिव फ्लडिंग और डिस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, अनलाइक रेगुलर ओशन वेव्स, सुनामी हैज लॉन्ग वेव लेंथ। तो सीधा सा बात है, वेव्स तो बहुत आते रहते हैं, ऐसे वेव्स तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन सुनामी का जो वेव्स है ना, मतलब कि सुनामी का जो वेव लेंथ होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये बहुत डैमेज कॉज करता है, बहुत डैमेज। वहां के आसपास के जो घर बारी गाड़ी है सब उड़ जाता है। क्लियर है? अब पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स। आइए, लैंडस्लाइड्स क्या होता है? देखिए, लैंडस्लाइड्स का भी फोटो दिखा दें। देखिए आप लोग, लैंडस्लाइड्स इसको बोलते हैं, अगर एक जगह का पूरा लैंड उखड़ चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड्स। सीधा सा बात है,
ये केरला के साइड में ज्यादा होता है, केरला के साइड में होता है, या मतलब जो माउंटेन वाला एरियाज है ना, माउंटेन वाला एरियाज जहाँ पे माउंटेन ज्यादा रहते हैं वहां पे ज्यादा होता है लैंडस्लाइड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ए लैंडस्लाइड इज द मूवमेंट ऑफ द रॉक, सॉइल एंड डेब्रिस डाउन ए स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटी। मतलब रॉक सॉइल सब चला जाएगा लैंड से अंदर नीचे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। दिस कैन हैपेंस बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। ये हेवी रेन की वजह से होता है, जब ज्यादा बारिश होती है तब लैंडस्लाइड होता है, सीधा सा बात है। अर्थक्वेक की वजह से होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, और काटो पेड़, जितना जितना काटोगे पेड़ उतना लैंडस्लाइड्स होगा। ठीक है, उतना लैंडस्लाइड्स होगा। लैंडस्लाइड्स कैन बड़ी रोड्स, ठीक है, रोड्स को जला सकता है लैंडस्लाइड्स, रोड्स को जला सकता है, घर को जला सकता है, फील्ड्स को जला सकता है। ठीक है, कॉजिंग डैमेज एंड पोस्टिंग सीरियस रिस्क टू पीपल एंड प्रॉपर्टी। घर, गाड़ी, बारी एकदम सीरियस रिस्क में आपका। ठीक है, लैंडस्लाइड जब होता है तब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वहां का जो रॉक सॉइल है वो सब मूव कर गए हैं। ये क्यों होता है, ये हेवी रेन की वजह से होता है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तब जाके लैंडस्लाइड होता है। अब देख सकते हो ना आप, फोटो एक बार देखो ना कि क्या क्या होता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब सीधा सा बात है, पत्थर वहां से गिर जाना, जहां पे पत्थर था वहां से नीचे गिर जाना पत्थर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। ठीक है, ये ना आप देखोगे माउंटेन वाला इलाका में ज्यादा होता है लैंडस्लाइड जो होता है ना, वो माउंटेन वाला इलाका में या पहाड़ी इलाका में ज्यादा होता है वो। ठीक है, ज्यादा होता है ये। इससे क्या होता है, इससे रोड्स, होम्स, फील्ड, हर जगह बर्बाद हो जाता है। हर जगह लैंडस्लाइड की वजह से हर जगह बर्बाद हो सकता है, हर जगह जल सकता है। ठीक है, इससे मतलब कि पीपल लोग भी मर जाते हैं, प्रॉपर्टीज भी डैमेज हो जाती है, बहुत डैमेज होता है इससे, बहुत डैमेज हो सकता है इससे। ठीक है, अब पढ़ेंगे मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर मतलब हम लोग के वजह से जो खतरा आया है इस एनवायरनमेंट पे, इस नेचर पे, इस कंट्री पे, हम लोगों के वजह से, हम लोगों के करतूत की वजह से जो खतरा आया है उसको बोलते हैं मैनमेड डिजास्टर। हम लोगों के वजह से जो खतरा आता है उसको क्या बोलते हैं, मैनमेड डिजास्टर। तो मैनमेड डिजास्टर देखिए क्या होता है, यहां पे पढ़िए। मैनमेड डिजास्टर इज ए हार्मफुल इवेंट कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्शन। हमारे एक्शंस की वजह से, ह्यूमन एक्शंस की वजह से जो डिजास्टर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनमेड डिजास्टर, वेदर इट इज इंटेंशनल और एक्सीडेंशियल। यानी कि हम लोग या तो इंटेंशनली करते हैं या तो अनइंटेंशनली करते हैं, जो भी करते हैं हमारे वजह से जो डिजास्टर क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, या तो केमिकल स्पिल्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट या पोल्यूशन। इन सब चीजों में क्या क्या इंक्लूड रहता है, जैसे कि मान लो इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे रिएक्शन फैला दिए, जो रिएक्शन धुएं में मतलब कि बन के उड़ गया, और जो रिएक्शंस की वजह से लोग बीमार पड़ गए, वो क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। या तो कुछ केमिकल का लोचा है, इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे गड़बड़ी कर दी, कुछ ऐसे केमिकल्स वाटर में मिल गई और लोग वही पानी पी लिए, इस वजह से जो रिएक्शंस आता है, वो जो हजार्ड आता है, वो जो मतलब कि खतरा आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनमेड डिजास्टर। ठीक है, ये सब क्यों होता है, ये सब होता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से, केमिकल स्पिल्स की वजह से, न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से, और पॉल्यूशन। ठीक है, अनलाइक नेचुरल डिजास्टर विच केम फ्रॉम नेचर, मैनमेड डिजास्टर रिजल्ट फ्रॉम द मिस्टेक्स और फेलियर। मैनमेड डिजास्टर क्यों होता है, मिस्टेक से। मैंने अगर कुछ गलती कर दी, उस वजह से कुछ अगर दुर्घटना घटती है, उसे क्या बोलते हैं, मैनमेड डिजास्टर। मतलब कि मैनमेड डिजास्टर मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अगर कुछ डिजास्टर आई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनमेड डिजास्टर। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अगर कुछ डिजास्टर आई है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, मैनमेड डिजास्टर। सीधा सा बात है, इन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड कैन सेवर इफेक्ट ऑन हेल्थ, सेफ्टी एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, आइए अब आपको ना केस स्टडी सुनाता हूं। बहुत सारा केस स्टडीज है, केस स्टडी सुनाता हूं। या इसको नेक्स्ट क्लास करें, छोड़ो इसको नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, आज इतना तक ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास वाला वीडियो आज रात तक या कल सुबह तक आ जाएगा, जल्दी ही आएगा, जल्दी ही आएगा, आप टेंशन मत लो, जब भी आएगा जल्दी आएगा।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ब्रेक ले लो अभी एक मजा से। सो चैप्टर नंबर 4 भी आज खत्म कर लेंगे, अभी नेक्स्ट पार्ट में ही चैप्टर नंबर 4 हम लोग खत्म कर लेंगे, और चैप्टर नंबर 5 भी जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। कैसे हो आप सब? आज हम लोग करने वाले हैं ENVS का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2। जी बिल्कुल जोश में स्टार्ट करेंगे, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं आप लोगों को। आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2, और आज भाई बहुत सारा डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें कितनी कितनी दुर्घटना होती रहती है, पॉपुलर दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल कोविड-19, जैसे एग्जांपल भोपाल गैस डिजास्टर। आपके सिलेबस में बहुत सारे डिजास्टर्स को कवर किए हैं केस स्टडी बेस्ड, तो उनको पढ़ना है, और वो 5-5 मार्क्स के आ सकते हैं। जी बिल्कुल 5-5 मार्क्स के पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको करना है, ठीक है। तो आज बहुत सारा डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा दुर्घटना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो डिजास्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन स्वागत कीजिए, मीनामाता डिजास्टर। एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना, जहां पे करीब एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पे करीब 900 लोग मर गए थे। जिस दुर्घटना के वजह से 900 लोग मरे थे और 2000 लोग अपंग बन गए थे, यानी हैंडीकैप बन गए थे, डिसेबल हो गए थे। न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया था, दिमाग में डैमेज हो गया था, दिमाग खराब हो गया था उनका ये दुर्घटना के बाद। और बिल्कुल हमारे वजह से हुआ था, यानी हम इंसानों के वजह से हुआ था ये चीज। ये नेचुरल नहीं था, ये इंसानों के वजह से हुआ था, ठीक है। तो आइए इसको पहले रीड करिए, इसको पहले पूरा का पूरा रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। आइए क्या लिखा हुआ है देखिए। द मीनामाता डिजास्टर वाज अ सेवर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ क्राइसिस। एनवायरमेंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट किया ये, और हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट किया। जैसे कि एक पैंडेमिक होता है ना, बिल्कुल एक पैंडेमिक मतलब कि जैसे था ये, ठीक है। तो मीनामाता डिजास्टर जो था, ये एनवायरमेंट पे इंपैक्ट तो किया ही किया, एनवायरमेंट पे इंपैक्ट किया, और आप सबके, हमारे लोगों के हेल्थ पे भी पूरा इंपैक्ट किया। दैट ऑकर्ड इन द मिनामाता बे जापान इन द 1950s एंड 60s। ये मिनामाता डिजास्टर कहां पे हुआ था? मिनामाता डिजास्टर मिनामाता बे में हुआ था, जो कि जापान में पड़ता है। जापान के मिनामाता बे में ये डिजास्टर, ये दुर्घटना हुई थी, जिस वजह से 900 लोग मर गए थे और 2000 से भी ज्यादा लोग अपंग हो गए थे, डिसेबल हो गए थे। और कब हुआ था ये चीज? ये हुआ था 1950-1960, 1950-1960 के बीच में ये मिनामाता डिजास्टर हुआ था। मिनामाता डिजास्टर हुआ था। ये क्यों हुआ था सर? क्यों हुआ था? हुआ इसीलिए था क्योंकि ये जो मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी, ये जो मर्क्यूरी लिक्विड है ना, ये क्या हुआ था कि एक केमिकल फैक्ट्री से मर्क्यूरी लिक्विड का रिलीज हो गया था, और वो मर्क्यूरी लिक्विड जो था वो एक महासागर में जाके गिर पड़ा। अरे समंदर में जाके पूरा मिक्स हो गया, और वही मर्क्यूरी लिक्विड को फिश ने सेवन कर लिया, और जो लोग भी फिश खाए उनका बैंड बज गया। जो लोग भी वो मछली को खाए, या तो वो अपंग हो गए, या तो उनका डैमेज हो गया, या तो वो डिसेबल हो गए, या तो वो पूरा तरीके से डिसेबल हो गए, या तो वो अपंग हो गए, या तो वो मर गए। बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, बहुत बड़ा डिजास्टर, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, द मर्क्यूरी कंटामिनेटेड द वाटर। ये जो मर्क्यूरी था, ये पूरा का पूरा गंदा कर दिया पानी को। ये मर्क्यूरी जो था, ये पूरा का पूरा पानी को गंदा कर दिया, और फिश जो था उसी पानी का सेवन कर लिया, सिंपल सी बात है। और जब लोगों ने फिश को खाया, जब उन लोगों ने फिश को खाया, जब वहां के एरिया के लोगों ने वो फिश को खाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन लोगों को एक डिजीज होने लगा, एक बीमारी होने लगा। उसका नाम है दोस्तों मिनामाता डिजीज। मिनामाता डिजीज, मिनामाता डिजीज की वजह से क्या होने लगा कि उन लोगों का न्यूरोलॉजिकल डैमेज, यानी कि दिमाग खराब हो गया उन लोगों का, ठीक है। दिमाग खराब हो गया उन लोगों का, नमनेस आ गया, पूरा शरीर ऐसे करके नम हो गया, सुन्न पड़ गया पूरा शरीर, सुन्न पड़ गया पूरा शरीर। उन लोगों को विजन प्रॉब्लम आने लगा, उन लोगों को हेयरिंग लॉस होने लगा। आधे से ज्यादा लोग तो पूरा अपंग हो गए, और कुछ लोग मर भी गए। जैसे 900 लोग मर गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 पीपल्स डाइड फ्रॉम द डिजीज।
एंड 2000 पीपल वेर परमानेंटली डिसेबल हो गए। 2000 लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए, हेयरिंग लॉस है, मतलब कि सीधा सा बात है, कान से सुनना बंद कर दिए, आंख से देखना बंद कर दिए इस चीज के बारे में। तो हुआ यूं था सर, क्या हुआ था, सिंपल सा बात है, केमिकल फैक्ट्री से मर्क्यूरी का रिलीज हुआ और मर्क्यूरी वाटर में चला गया, और वाटर में जाते ही वो मर्क्यूरी गैस पूरा वाटर को गंदा कर दिया, और फिश ने उसी चीज को पिया, और हम लोग ने फिश खाया, और जिस लोगों ने भी फिश खाया, जिस लोगों ने भी वो माछ खाया, मछली खाया, उन लोगों को क्या हो गया, उन लोगों को एक मिनामाता डिजीज नाम का डिजीज हो गया, बीमारी हो गया। मिनामाता डिजीज नाम का एक बीमारी हो गया, जहां से उन लोगों को क्या पता चला सर, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया, उन लोगों का पूरा दिमाग भी डैमेज हो गया, हेयरिंग लॉस प्रॉब्लम होने लगा, मतलब कान से सुनाई नहीं दे रहा था, आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत लोग तो मर भी गए और बहुत लोग डिसेबल भी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है द डिजास्टर लेड टू ए सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। ये बहुत ही बड़ा एक सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ का विचार हो गया था। ठीक है, एंड हाईलाइटेड द डेंजर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से, मतलब इंडस्ट्रीज के वजह से क्या क्या डेंजर सिचुएशन का हम लोग को सामना करना पड़ सकता है, इस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। इंडस्ट्रीज के वजह से क्या क्या हम लोग को डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, इस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इट इज ऑल्सो प्रॉम्प्टेड जापान टू इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। जापान को यहाँ पे बोला गया कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को सुधारो, लोगों को वेस्ट को मैनेज करना सिखाओ। जापान को बोला गया कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को सुधारो, वेस्ट को मिनिमाइज कराओ, वरना ये तो बर्बाद कर देंगे सब कुछ। ठीक है, तो मिनिमम, तो यहां पे आप लोगों ने पढ़ लिया इस, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, मिनामाता डिजास्टर। मिनामाता डिजास्टर मतलब क्या हुआ सर, मिनामाता डिजास्टर ऐसे हुआ था कि जापान के मिनामाता बे में 1956, मतलब कि 1950-1960s के आसपास हुआ था, और ये यूं हुआ था कि एक केमिकल फैक्ट्री से मर्क्यूरी रिलीज हुआ था, और वो मर्क्यूरी वाटर में जाके मिल गया था, वाटर को पूरा गंदा कर दिया था, और वही वाटर को फिश ने खा लिया, और फिश को वहां के लोगों ने खा लिया, फिश को वहां के लोगों ने खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन लोगों को एक डिजीज हो गया, उसका नाम क्या है, मिनामाता डिजीज, और उस डिजीज के वजह से उन लोगों को हेयरिंग लॉस होने लगा, नमनेस होने लगा। ठीक है, हेयरिंग लॉस होने लगा, विजन, आंख की रोशनी चली गई, कानों से सुनाई नहीं दे रहा था उन लोगों को। इस चक्कर में मतलब कि कम से कम 900 लोग मारे गए और 2000 लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए। ठीक है, 900 लोग मारे गए और 2000 लोग परमानेंटली यहाँ पे डिसेबल हो गए। इस पर्टिकुलर डिजीज को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर डिजास्टर को क्या बोलते हैं, मिनामाता डिजास्टर, मिनामाता डिजास्टर। ठीक है, चलिए आइए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग भोपाल गैस डिजास्टर। भोपाल गैस डिजास्टर जो कि हमारे भोपाल में ही हुआ था दिसंबर 3, 1984 में। 1984 में हुआ था एक डिजास्टर जिसका नाम क्या है, भोपाल गैस डिजास्टर। ये क्या था, देखिए, द भोपाल गैस डिजास्टर विच ऑकर्ड ऑन दिसंबर 3, 1984। ये कब हुआ था बताइए भाई, 3 दिसंबर को हुआ था 1984 को, यानी 1984 को हुआ था। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन हिस्ट्री, यहां पे लिखा गया है, ये वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है हिस्ट्री का। इन भोपाल इंडिया ए पेस्टिसाइड प्लांट ऑपरेटेड बाय द यूनियन कार्बाइड रिलीज ए टॉक्सिक गैस। एक गैस रिलीज कर दिया था। इनमें क्या हुआ था कि भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट था जिसको ऑपरेट कौन कर रहा था, जिसको ऑपरेट कर रहा था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, उसने एक टॉक्सिक गैस रिलीज कर दिया जिसका नाम है मिथाइल आइसोलिएट। ठीक है, एयर में भाई गैस रिलीज कर दिया था, सुनो, गैस रिलीज कर दिया था जिसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोलिएट। ठीक है, हवा में ये गैस रिलीज कर दिया था। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से बहुत सारे लोगों को मरना पड़ा। 2000 लोग करीब मर गए इस वजह से। इस गैस के रिलीज हो जाने के बाद क्या हुआ, भोपाल गैस स्ट्रैटेजी इसको बोलने लगा लोग। ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। ये क्यों हुआ, दिस हैपेंड ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ पुअर सेफ्टी मेजर्स। वहां के लोग सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए थे, इसलिए हुआ। इक्विपमेंट भी फेल हो गया था, इसी वजह से हुआ, और ह्यूमन एरर की वजह से भी हुआ। ह्यूमन भी कुछ मिस्टेक किए थे वहां, इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे, वो जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, वो जो प्लांट में जो काम कर रहे थे, वो लोग भी मिस्टेक किए थे, ह्यूमन एरर की वजह से भी हुआ।
सो दिस हैपेंड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ द पुअर सेफ्टी मेजर्स। वहां के लोग बहुत पुअर सेफ्टी मेजर्स कर रहे थे, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स कुछ लिए नहीं थे वहां के लोग, इक्विपमेंट फेल कर गया, वो मशीन काम नहीं कर रहा था, और ह्यूमन एरर की वजह से भी ये हुआ। ये गैस पूरा का पूरा सिटी में बहुत जल्दी फैल गया। ये पूरा का पूरा जो गैस था, ये मिथाइल जो गैस निकला था, ये पूरा का पूरा सिटी में बहुत जल्दी फैल गया, और इस वजह से 2000 लोग मारे गए। 2000 लोग कुछ ही दिन में मारे गए, कुछ ही दिन में मारे गए। और सबको आई डैमेज होने लगा, रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, आई डैमेज होने लगा इस वजह से, इस पूरा गैस की वजह से, ठीक है। एंड मेनी मोर सफर्ड फ्रॉम द सेवर हेल्थ प्रॉब्लम लाइक रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड आई डैमेज होने लगा, रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगा इस वजह से, भोपाल गैस डिजास्टर की वजह से, ठीक है। सो दिस डिजास्टर हैड लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड एनवायरमेंटल डैमेज फॉर द लोकल कम्युनिटी। मतलब सीधा सा बात है, ये डिजास्टर की वजह से बहुत लंबे समय तक इन लोगों को भोगना पड़ा, इन लोगों को सहन करना पड़ा, भोपाल के लोगों को भोगना पड़ा। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट था, और बहुत अभी भी इनफैक्ट अभी भी बहुत लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है इस चीज की वजह से। भोपाल गैस डिजास्टर की वजह से अभी भी वो लोग अगर जिंदा होंगे, जो लोग शिकार हुए थे भोपाल गैस डिजास्टर का, अभी भी उन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ था, लोकल कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। वहां के एरिया के जो लोग थे वो तो मर गए पूरा। It is highlighted the need for the better safety precautions and practices regulations in the industry's operations। सिंपल सा बात है, भोपाल गैस डिजास्टर से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है? भोपाल गैस डिजास्टर से हम लोग को दोस्तों ये सीखने को मिलता है कि हम लोग बेटर सेफ्टी मेजर्स के साथ, बेटर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हर कुछ काम करें कि ऐसा दुर्घटना ना हो, लोगों को मरना ना पड़े, लोगों को इंजरी का सामना ना करना पड़े। मतलब कि सिंपल सा बात है। तो भोपाल गैस आप लोग समझ पाए, भोपाल गैस क्या हुआ था? सर एक पेस्टिसाइड प्लांट था जिसको ऑपरेट कर रहा था यूनियन कार्बाइड, और उसने एक टॉक्सिक गैस छोड़ दिया हवा में। उस टॉक्सिक गैस का नाम था मिथाइल आइसोनिएट, ठीक है। उस टॉक्सिक गैस का नाम था मिथाइल आइसोनिएट। तो वो टॉक्सिक गैस जो हवा में फैला, उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से करीब 2000 लोग मर गए, 2000 लोग मर गए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां के लोग सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे, सिंपल सा बात है। इक्विपमेंट भी फेल हो गया था, ह्यूमन एरर के भी वजह से। इंसान लोग ने भी मिस्टेक किया था, जो लोग प्लांट को ऑपरेट कर रहे थे वो लोग भी मिस्टेक किए थे, इस वजह से हुआ था। और 2000 लोग मारे गए थे, और बहुत सारे लोगों को आई इश्यूज हो रहे थे, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे थे। इनफैक्ट अभी भी कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम इस वजह से ही हो रही है, जो लोग शिकार हुए थे, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक 4-5 साल तक चला ये सब चीज, ठीक है। वहां के एनवायरनमेंट पूरा तरीके से डैमेज हो गया था, लोकल कम्युनिटी को बहुत चीज भोगना पड़ा वहां पे। और इस वजह से यहाँ पे सीखने को मिलता है कि बेटर सेफ्टी प्रिकॉशंस और मतलब कि बेटर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करना चाहिए। ये क्या था? भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। अब आगे अब पढ़ेंगे फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजायर। ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये पहले से बता दूं, लेस इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर से पढ़ेंगे। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, ये कब हुआ था? द फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर ऑकर्ड ऑन March 11, 2011। March 11, 2011 को हुआ था, जापान में हुआ था। ये जापान में हुआ था जब एक मैसिव अर्थक्वेक आया था, जब एक मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी साथ में आ गया था जापान में। अर्थक्वेक भी आया था और सुनामी भी आया था भाई, अर्थक्वेक भी आया था और सुनामी भी आ गया था, और जापान फंस गया था। कब? March 11, 2011। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। इसमें हुआ क्या था? सुनो, द नेचुरल डिजास्टर डैमेज्ड द फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये जो नेचुरल डिजास्टर था, ये जो अर्थक्वेक आया और ये जो सुनामी आया, उस वजह से क्या हुआ? एक न्यूक्लियर प्लांट जिसका नाम था फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो पूरा डैमेज हो गया, कॉजिंग इट टू लूज पावर एंड रिजल्टिंग टू द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। और वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज होने लगा। द प्लांट्स कूलिंग सिस्टम फेल्ड
प्लांट का जो कूलिंग सिस्टम था वो फेल हो गया, लीडिंग टू द मेल्ट डाउन इन द थ्री ऑफ द रिएक्टर. एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस वे रिजल्ट इनटू द रिलीज इनटू द एयर एंड ओशंस. तो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर में क्या हुआ था कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर एंड ओशन झेल पाता है. यहाँ पे क्या हुआ कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस रिलीज हो गया था पूरा एयर और ओशन में. इस वजह से क्या हुआ, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज हुआ वहां पे, और बहुत सारे लोग को सामना करना पड़ा उसका. बहुत सारे लोग बेहोश हो गए, मर गए. ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, द इंसिडेंट हाईलाइटेड द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर पावर. ये इंसिडेंट की वजह से न्यूक्लियर पावर और बेटर डिजास्टर प्रिकॉशंस लेने को मजबूर किया गया कि न्यूक्लियर पावर क्या क्या खतरा कर सकता है. न्यूक्लियर पावर के डैमेज हो जाने की वजह से बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलने लगे, और वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकले वो एयर और ओशन में जाके फैल गए. इस वजह से बहुत सारे लोगों को इंजरी भी हुई, और मतलब इन्वायरमेंटल डैमेज भी हुआ. ये क्या था, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर. फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर. ठीक है, समझ गए आप लोग. चलिए आगे बढ़ेंगे. तो ये कब हुआ था बेटा, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर मार्च 11, 2011 में हुआ था. मार्च 11, 2011 में हुआ था, जब एक मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी जब स्ट्रक किया था जापान को. और वो अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से एक न्यूक्लियर प्लांट जिसका नाम है फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो डैमेज हो गया था, और वो अपना पावर खो दिया, उसका कूलिंग सिस्टम भी खो गया, और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकालने लगा. और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ज़्यादा फैलने की वजह से, ज़्यादा एयर और ओशंस में फैलने की वजह से क्या हुआ, इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, पूरा लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया. वहाँ के लोग जो थे उनको भी इंजरी हो गई, सीधा सा बात है, और बहुत डैमेज हुआ. ठीक है, अब पढ़ेंगे केदारनाथ फ्लड के बारे में. ये आ सकता है बेटा, केदारनाथ फ्लड. केदारनाथ में एक बहुत ही बड़ा फ्लड आया था, जहां घर बारी गाड़ी सब उड़ा के लेके चला गया. ठीक है, क्या हुआ बताते हैं, सुनो, पढ़िए. एक मिनट, आइए. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केदारनाथ फ्लड. सर आप लोग सब लोग तो केदारनाथ जाने का बहुत इच्छा है, लेकिन वहां इतना बड़ा बाढ़ आता है ना, क्या बताऊं. सुनिए, जून 2013 का कहानी सुनाता हूं. द केदारनाथ फ्लड ऑफ जून 2013 was a devastating natural disaster that struck the केदारनाथ region of उत्तराखंड, इंडिया. बहुत बारिश हुई थी. हेवी रेनफॉल कॉस्ट द मंदाकिनी रिवर टू ओवरफ्लो. बहुत बारिश हुई थी, इस वजह से क्या हुआ कि मंदाकिनी रिवर जो था वो ओवरफ्लो कर गया. वो ज्यादा बहने लगा. इस वजह से बहुत बड़े बाढ़ आए, फ्लड आया, लैंडस्लाइड्स भी आया. बहुत बड़ा बाढ़, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड्स भी आया केदारनाथ में. ठीक है, ये कब हुआ था, जून 2013 में. ठीक है, ये बहुत ही डिवास्टिंग नेचुरल डिजास्टर था, बहुत ज्यादा डिवास्टिंग नेचुरल डिजास्टर था, जो कहां पे हुआ था सर, उत्तराखंड में. केदारनाथ कहां है, उत्तराखंड में ना. तो केदारनाथ में ये चीज हुआ था. क्यों हुआ था, मंदाकिनी रिवर जो था, वहां का जो मंदाकिनी रिवर है वो ओवरफ्लो कर गया था. इस वजह से हेवी रेनफॉल हुआ था, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, 2-3 दिन तक, 4 दिन तक अचानक बारिश चल रही थी, और मंदाकिनी रिवर जो था ना वो बढ़ गया था. वो जब ओवरफ्लो किया तब एक बहुत बड़ा सा बाढ़ आया, एक फ्लड आया, लैंडस्लाइड आया, और केदारनाथ को डुबा दिया. सीरियसली, आइए यहां पे देखिए, यहां पे क्या क्या किया देखिए. द इंटेंस रेन टर्न्ड इनटू द फ्लड दैट स्वेप्ट अवे होम्स, रोड एंड फेमस केदारनाथ टेम्पल. सिंपल सा बात है, वो जो फ्लड आया था ना, घर बारी गाड़ी सब वहां पे धंस गया. वो फ्लड की वजह से वो केदारनाथ टेम्पल भी जो था ना, वहां वो भी मतलब उसको भी वहां पे इफेक्ट हुआ. विच इज द मेजर. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि 1000 ऑफ पीपल वेर ट्रैप्ड एंड लॉस्ट देयर लिव्स. मतलब हजारों लोग या तो मर गए, हजारों लोग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और या तो ट्रैप हो गए, स्ट्रक हो गए. अब कहाँ जाए, अब कौन है हमारा रास्ता. ठीक है, एंड मेनी मोर वेर डिस्प्लेस्ड. और बहुत लोग खो भी गए.
उस फ्लड में, उस तूफान में, उस बाढ़ में बहुत लोग खो गए और बहुत इंजरीज हुई, बहुत लोगों ने अपना जान गंवाया उस फ्लड में। So the disaster highlighted the need for the better disaster preparedness and management in the mountain areas. तो ये जो डिजास्टर हुआ था, इस वजह से हम लोगों को अब माउंटेन एरियाज में थोड़ा बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट का नीड है कि ये सब जब डिजास्टर आए तो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। सिंपल सा बात है, ठीक है। हेवी रेनफॉल्स तो आएगा ही, वहां पे लैंडस्लाइड्स तो आएगा ही। किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस चीज का पूरा प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को मेजर्स लाना चाहिए, है ना। तो ये क्या था, केदारनाथ फ्लड। केदारनाथ फ्लड कब हुआ था बताओ, जून 2013 में। ये क्या था, डिवास्टिंग नेचुरल डिजास्टर। एमसीक्यू के लिए तैयारी करा रहे हैं। ये कैसे हुआ था, ये उत्तराखंड इंडिया में हुआ था। उत्तराखंड इंडिया में हुआ था जब मंदाकिनी रिवर, जब बहुत ज्यादा बारिश के बाद मंदाकिनी रिवर ओवरफ्लो कर गया था, उस वजह से हुआ था। और ये फ्लड्स आया, लैंडस्लाइड्स आया, उसमें बहुत सारे रोड्स, होम्स और फेमस केदारनाथ टेम्पल्स को भी भसा के लेके चला गया ये फ्लड, ठीक है। इस वजह से हजारों लोग ट्रैप हो गए वहां पे, स्ट्रक हो गए वहां पे कि अब क्या करें, फंस गए। और हजारों लोग वहां पे मर भी गए, हजारों लोगों को वहां पे मर भी गए और बहुत लोग तो खो भी गए, डिस्प्लेस भी हो गए। डिस्प्लेस मतलब खो जाना, ठीक है। तो ये डिजास्टर के बाद बस यही उम्मीद की जा सकती है गवर्नमेंट से कि माउंटेन वाला जो एरिया है उसको सुधारे, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करे, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करे, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करवाए कि भाई हेवी रेनफॉल आए तो इतना बड़ा बड़ा दुर्घटना ना घटे। ये क्या था, केदारनाथ फ्लड। आगे कोविड-19, जी बिल्कुल कोविड-19 आप लोगों का फेवरेट। कोविड-19, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, ठीक है। चलो आ जाओ, ये कैसे आया था बताइए सर। कोविड-19 पैंडेमिक कॉज्ड बाय द SARS-CoV-2 वायरस। 2019 में वुहान चाइना से ये वायरस क्विकली स्प्रेड हुआ था पूरा दुनिया में। वुहान चाइना से आया था, चाइना के वुहान से आया था ये वायरस, और ये वायरस पूरा क्विकली पूरा वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हो गया भाई। 2-3 महीने के अंदर पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, ठीक है। और एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आ गया था, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। इसके वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया सर, लॉकडाउन लाया, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। हम लोग कभी लॉकडाउन याद है ना, अभी 21 दिन का लॉकडाउन, उसके बाद 2 महीने का, उसके बाद 3 महीने का, 4 महीने का, कितना महीना हम लोग घर में बैठा था, कितना बोरिंग लाइफ हो गया था, और कहीं पे घूमने जाने नहीं सकते थे। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी आ गया था और सोशल डिस्टेंसिंग भी आ गया था कि भाई डिस्टेंस बना के रखो, डिस्टेंस बना के रखो, एक हाथ का दूरी सबसे है जरूरी। ये सब नारा वारा लग रहा था ना, बिल्कुल। एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स टू स्लो द वायरस स्पीड। हॉस्पिटल फेस्ड इमेंस प्रेशर, हॉस्पिटल में बहुत सारा प्रेशर था। एंड मेनी कंट्रीज स्ट्रगल्स विद द मतलब कि शॉर्टेजेस ऑफ मेडिकल सप्लाई। बहुत सारा कंट्री को मेडिकल सप्लाईज नहीं मिल रहा था, इंक्लूडिंग आवर कंट्री, इंक्लूडिंग माई कंट्री। वो याद है ना कि पीपीई किट्स के लिए कितना लड़ाई झगड़ा होता था, पीपीई किट्स का कितना शॉर्टेज होता था, एक छोटा सा मास्क का कितना शॉर्टेज होता था। तो हमारे कंट्री में भी मेडिकल सप्लाईज के लिए कितना मारामारी होता था, ठीक है। मारामारी मतलब कितना शॉर्टेज था, सोचे। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से द पैंडेमिक हैड द वाइड रीचिंग इंपैक्ट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। इकोनॉमी भी यहाँ पे हिला हुआ था, हमारा इकोनॉमी हिल गया था पूरा, ठीक है। जॉब लॉसेस, कितना जॉब लॉस हुआ, कितना लोगों को जॉब से निकाल दिया ये कोविड-19 की वजह से। और हमारे डेली लाइफ में हड़दंप मच गई, भूकंप मच गई, तूफान आ गई डेली लाइफ में कि कोविड-19 में बैठे। फर्स्ट फेज में तो बहुत मजा आया था सबको, फर्स्ट फेज में जब 21 दिन का लगा था लॉकडाउन, फिर तो बहुत मजा कर रहे थे, वाह सर, रोज स्नैक्स खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, पापा मम्मी भाई बहन सब फैमिली में है, मजा आ रहा है। लेकिन सेकंड फेज से ना भाई बहुत खराब लगने लगा। जब पापा की जॉब चली गई, जब हम लोग यहाँ पे घर में बैठे हैं, जब हमारा पढ़ाई लिखाई सब छूट गया, तब जाके बहुत खराब लगने लगा। फिर क्या हुआ, हड़दंप मच गई डेली लाइफ में, तूफान मच गई डेली लाइफ में। इसके बाद देखो, वैक्सीन्स वेयर डेवलप्ड एट द अनप्रेजेंटेड पेस, मतलब कि बिकम क्रूशियल टूल इन द कंट्रोलिंग द वायरस है। लेकिन एक चीज बढ़िया हुआ हमारे कंट्री में ना ऐसा हुआ कि वैक्सीन जो है वो बहुत जल्दी आया, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को हमारे कंट्रीज में वैक्सीन लगाया गया इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कि 3 महीने के अंदर हमारे कंट्री में करीब
80 करोड़ या 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दिया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये सारा कंट्री से सबसे बड़ा अचीवमेंट इंडिया ने किया था। हमारा जो वैक्सीन था वो 70 to 60 करोड़ मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर सबको लग गया था। ये बहुत बड़ा एक कंट्रोल करने का मतलब कि प्रावधान था। ठीक है, तो कोविड-19 से हम लोग को ये पता चला कि पैंडेमिक कभी भी आ सकता है। अपना हेल्थ केयर को हम लोग को हमेशा स्ट्रांग बना के रखना है। हेल्थ केयर में ज़्यादा पैसा डालना है। हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा डालना है। ये हमें कोविड-19 ने सिखाया है, ये हमें कोरोना ने सिखाया है कि भैया कुछ भी आ जाए, हेल्थ सबसे बड़ा है। हेल्थ इज वेल्थ। किसने सिखाया सर? कोविड-19 ने सिखाया है। कोविड-19 ने सिखाया है हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, अब साइक्लोन आइला के बारे में बात करेंगे। आइला जमाइला साइक्लोन आइला के बारे में बात करेंगे। सुनिए, साइक्लोन आइला क्या है साइक्लोन आइला? ध्यान दीजिए, साइक्लोन आइला वाज ए पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये पावरफुल साइक्लोन था जो कब आया था सर? मई 2019 को आया था। इट फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल एंड मेड लैंडफॉल ऑन मई 25। मतलब कि मई 25 को आया था ये साइक्लोन आया और बहुत ही तूफान मचाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मतलब कि ब्रिंगिंग हेवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म सर्जेस। द साइक्लोन कॉस्ट विस्पर्ड फ्लडिंग। बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुआ था, स्पेशली इन द लो लाइंग एरिया ऑफ बांग्लादेश। लो लाइंग एरिया मतलब कि बांग्लादेश मतलब जो निचले वाले एरियाज थे ना, निचले वाले एरियाज बांग्लादेश के, वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आया था। ठीक है, और बहुत सारे विलेजेस को, होम्स को, और जो रूरल एरियाज के जो घर रहते हैं ना, वो छोटे छोटे घर, उन सबको बर्बाद कर दिया और बहुत सारे क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, क्रॉप्स को और वो जो विलेजेस को, सब चीज़ को बर्बाद कर दिया। आपका घर एकदम अगर निचला एरिया में है तो ज़्यादा बर्बाद करेगा। साइक्लोन जो आता है तो सबसे पहले निचला एरिया वाला घर को बर्बाद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेनी पीपल वेर डिस्प्लेस्ड। बहुत सारे पीपल खो गए, मिले नहीं वापस, और बहुत सारे पीपल मर भी गए। ठीक है, बहुत सारे पीपल को इंजरी भी हो गया। ये सब भी ऐड कर दीजिएगा, ये सब भी लिख दीजिएगा, मार्क्स मिलेगा। सेम ही तो है, हेवी रेन की वजह से हुआ है, फ्लड ज्यादा आया था, लो लाइंग एरिया में आया था, बहुत सारे लोग खो गए, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। ये सब लिख दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। पॉइंट्स ऐड होगा तो एग्जामिनेशन में क्या होगा? मार्क्स मिलेगा बेटा, मार्क्स मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ था? देयर वाज ए सिग्निफिकेंट डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। मतलब कि बांग्लादेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका सबसे बड़ा डैमेज हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा उसमें डैमेज हुआ था। द हेवी रेन ऑल्सो लेड्स टू द लैंडस्लाइड्स। हेवी रेन की वजह से लैंडस्लाइड्स भी आया था और फर्दर फ्लडिंग भी आया था। मतलब कि भाई बाढ़ भी आ गया था और लैंडस्लाइड्स भी आया था इस तूफान की वजह से, इस साइक्लोन की वजह से। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, साइक्लोन आइला। ये भी 2 मार्क्स का आएगा, अगर आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये कब आया था बताओ? ये एकदम पावरफुल ट्रॉपिकल मतलब कि साइक्लोन था जो मई 25 को आया था। बे ऑफ बंगाल में आया था, बे ऑफ बंगाल में लो लाइंग एरियाज में ज़्यादा आया था। इन्होंने विलेजेस को या तो होम्स को पूरा डैमेज कर दिया था और क्रॉप्स को भी पूरा, ये साइक्लोन जो है ये क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बहुत लोग तो डिस्प्लेस हो गए, बहुत लोग इंजर्ड हो गए, बहुत लोग मर गए और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बाद किया। और ये साइक्लोन की वजह से लैंडस्लाइड्स भी आया था और फ्लड्स भी आ गया था, फर्दर फ्लडिंग भी हुआ था। ठीक है, साइक्लोन आइला। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर को मैनेज कैसे करें? सिंपल सा बात है, डिजास्टर को मैनेज कैसे करें, इसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। आइए बढ़ते हैं इसको। सो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेस एंड टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर। सीधा सा बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा बात है, सबसे पहले प्लान करना कि किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना,
भाई सिर्फ प्लान करने से नहीं होगा, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज मतलब इंप्लीमेंट करना और हर एक रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज एंड एक्शंस टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर। जिससे हम लोग डिजास्टर से, कोई भी डिजास्टर से, कोई भी दुर्घटना से आराम से रिकवर कर सकते हैं, आराम से रिकवर कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब सीधा सा बात है, डिजास्टर से हम लोग किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब सीधा सा बात है, प्लान करना कि कौन सा डिजास्टर आने वाला है, इसके रिगार्डिंग हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना और कोऑर्डिनेट करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज एंड एक्शंस। हम लोग को एक्शंस भी लेना पड़ेगा, इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर। ठीक है, इसमें भाई क्या क्या इंक्लूड रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड रहता है? सबसे पहले तो भाई यहाँ पे है मतलब कि प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस यानी सबसे पहले प्रिपेयर करो, सबसे पहले प्लान को डेवलप करो। सर मतलब कि प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या होता है? सर सबसे पहले आपको प्लान को डेवलप करना पड़ेगा, डेवलपिंग प्लान्स, कि ये डिजास्टर से लड़ना कैसे है। सबसे पहले ये पता लगाओ कि भाई ये डिजास्टर से लड़ना कैसे है, प्लान तो बनाओ। इसके बाद ट्रेनिंग दो अपने स्टाफ को। इसके बाद सेटिंग अप अर्ली वार्निंग सिस्टम टू एंटिसिपेट एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को जनरेट करो जिससे तो आप वार्न कर पाओ, डिजास्टर आते ही सबको वार्न कर पाओ, जिससे भाई इसका जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस कर पाओ, आप मिनिमाइज कर पाओ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर्डनेस यानी प्रिपरेशन का स्टेज है ये। प्रिपरेशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले आप प्लान को डेवलप करते हो, ट्रेनिंग देते हो और सेटिंग अप द अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्ड करोगे आप। रिस्पॉन्स मतलब मोबिलाइजिंग इमरजेंसी सर्विसेज का यूज करो प्रॉपर तरीके से, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। इमरजेंसी सर्विसेज का यूज करो, इमीडिएट असिस्टेंस का यूज करो और जो भी रिसोर्सेज आपके पास पड़े हुए हैं उस रिसोर्सेज को यूज करो टू कंट्रोल डिजास्टर, टू मिनिमाइज डिजास्टर। जो भी रिसोर्सेस पड़े हुए हैं आपके पास, जितना भी रिसोर्सेस उपलब्ध है आपके पास, उस रिसोर्सेस का बेस्ट तरीके से यूज करो टू मिनिमाइज डिजास्टर, जिससे डिजास्टर को कम से कम किया जा सके, जिससे ये दुर्घटना को कम से कम किया जा सके, जिससे ये जाने ज्यादा ना जाए। ठीक है, रिस्पॉन्स, इसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। इसके बाद रिकवरी वाले स्टेज में क्या करना पड़ता है? देखो, रीबिल्डिंग एंड रीस्टोरिंग अफेक्टेड एरिया। जो एरियाज अफेक्ट हो गए हैं, मान लो डिजास्टर आ गया और कुछ एरियाज को तो अफेक्ट करेगा ना भाई। आप तो अंतर्यामी नहीं हो कि सब कुछ ठीक कर दोगे, पुत्रो मैं सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसा तो नहीं हो। कुछ ना कुछ एरियाज तो अफेक्ट करेगा। उस एरिया को वापस से किस तरीके से बना पाओगे, उसको वापस से रीस्टोर कैसे करना है, इस चीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, रिकवरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर डिजास्टर हो गई है, दुर्घटना आ गई है, तो किस तरीके से उसको रीबिल्ड किया जाए, किस तरीके से उसको रिस्टोर किया जाए, उसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। और मिटिगेशन मतलब इंप्लीमेंटिंग मेजर्स टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूचर डिजास्टर। मतलब फ्यूचर में जो डिजास्टर आने वाला है, किस तरीके से मैं उसको मिनिमाइज कर पाऊंगा। मिटिगेशन मतलब फ्यूचर में जो डिजास्टर आने वाला है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, किस तरीके से हम लोग उसको मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मिटिगेशन। ठीक है, तो ये क्या था? ये था, एक मिनट, ये क्या था? ये था डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। अब देखिए, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम क्या होता है? ए डिजास्टर वार्निंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड प्रोसेसेस डिजाइन्ड टू अलर्ट पीपल, जिससे आप लोगों को अलर्ट कर पाओगे कि गौर से सुनो देवियों और सज्जनों, डिजास्टर आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, अपने आप को बचा लो। आप किस तरीके से लोगों को अलर्ट कर पाओगे, उसका क्या सिस्टम है, ये अब पढ़ने वाले हैं। डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। ठीक है, सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, यूनिट 4 हमारा अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई स्टॉर्म आने वाला है, कोई अर्थक्वेक आने वाला है, कोई फ्लड आने वाला है, तो लोगों को आप अलर्ट कैसे करोगे? इसको बोलते हैं डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। लोगों को आप सूचना कैसे दोगे कि भाई डिजास्टर आने वाला है, बच जा, बचा ले खुद को, बचा ले भाई, खुद को बचा ले, मौका है तेरे पास। ठीक है,
सबसे पहले तो आप डिटेक्ट करोगे। सबसे पहले क्या होगा? डिटेक्शन होगा। सबसे पहले डिटेक्ट करोगे। जैसे मीडिया वाले लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब कि डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भाई सुनामी आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, मतलब कि मॉनिटरिंग सिस्टम दैट आइडेंटिफाई अर्ली सिग्नल ऑफ द डिजास्टर। सबसे पहले आप क्या करोगे? डिटेक्ट करोगे। डिटेक्ट करने के बाद भाई कम्युनिकेशन, इसके बाद ना भाई आप जाओगे जनता के सामने और जनता को इन्फॉर्म करोगे भाई डिजास्टर आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, फ्लड आने वाला है, बच के रहो, बच के रहो भाई, बच के रहो। आज हर जगह छुट्टी, स्कूल कॉलेज हर जगह छुट्टी। जब कोई डिजास्टर आने वाला रहता है तब ममता दीदी देती थी ना, हर स्कूल में छुट्टी, हर कॉलेज में छुट्टी, आज के क्यों बाड़े जाबे ना, सब हर जगह ही छुट्टी। पूरा वेस्ट बंगाल बंद हो जाता है उस दिन, जिस दिन कुछ आने वाला रहता है बड़ा तूफान वूफान, साइक्लोन वाइक्लोन। उसके बाद क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब इमरजेंसी सर्विसेज का हम लोग हेल्प लेते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज और गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्प लेती है, कोऑर्डिनेट करती है, सारा का सारा रिसोर्सेज का जमावड़ा करती है कि भाई कोई इमरजेंसी में फंसा तो उसको बचाना भी तो है, कोई इमरजेंसी में फंसा तो उसको बचाना भी तो है। तो सारा का सारा इमरजेंसी सर्विसेज उस दिन के लिए इंटीग्रेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्लियर है? और उसके बाद क्या होता है? हम लोग सबको अवेयर कर देते हैं, सबको अच्छे से अवेयर कर देते हैं कि भाई सुनो किस तरीके से अपने आप को बचाना है, किस तरीके से अपने आपको मतलब कि ख्याल रखना है। बारंबार हम लोग पब्लिक को अवेयर करते हैं। एजुकेटिंग पीपल हाउ टू रिस्पॉन्ड टू वार्निंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल डिजायर, मतलब कि डिजास्टर से अपने आप को कैसे बचाना है, हम लोग एजुकेट करते हैं लोगों को कि घबराना नहीं है भाई, बचाना है अपने आप को। ये क्या है? डिजास्टर वार्निंग सिग्नल। सबसे पहले आप डिजास्टर को क्या करते हो बेटा? डिटेक्ट करते हो, क्या आने वाला है डिजास्टर। इसके बाद कम्युनिकेट करते हो लोगों को, मतलब कि बोलते हो टेक्स्ट से, मैसेज से, मीडिया से बोलते हो कि अर्थक्वेक आने वाला है, तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, बच के रहो। इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब सारे के सारे इमरजेंसी सर्विसेज और गवर्नमेंट एजेंसीज अपने अपने रिसोर्सेज को मिलाती है और प्रिपेयर हो जाती है भाई, प्रिपेयर हो जाती है कि हाँ भाई हम तैयार हैं, आओ तूफान। ठीक है? इसके बाद पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को एजुकेट करना पड़ता है, पब्लिक को एजुकेट करना पड़ता है, वार्निंग देना पड़ता है उनको। ठीक है? कि भाई देखो डिजास्टर आने वाला है, घर में ही रहना और किस तरीके से अपने अपने को बचाना है, सब चीज का एकदम प्रिकॉशंस मतलब कि समझा दिया जाता है पब्लिक को। ठीक है? तो ये क्या है? डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। तो ईएनवीएस का हम लोग ने अपना भाई यूनिट नंबर 4 भी खत्म कर दिया। अब यूनिट नंबर 5 जल्द ही खत्म करेंगे, आज या कल के बीच में ही खत्म कर देंगे। ईएनवीएस का सिलेबस भी स्वाहा। सो थैंक यू सो मच। आज का इतना ही क्लास है। ठीक है? सो आज का क्लास इतना ही। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।